नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में अंतरिम भरण पोषण पर, मतलब इंटरिम मेंटेनेंस पर। यह विषय उनके लिए काफ़ी अहम है जो किसी वैवाहिक कानूनी मामले से गुजर रहे हैं या शायद बस इसे समझना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ कानूनी लेख हैं, कुछ अदालती फैसले भी हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो जटिल कानून हैं और फैसले हैं, इन्हें आसान भाषा में समझें। सही कहा। मकसद यही है कि ये पता चले कि जब कानूनी कार्रवाई चल रही हो तो उस दौरान आर्थिक मदद मतलब वो खर्चा पानी कैसे और किन आधारों पर मिलता है। ठीक है, तो फिर कानूनों से शुरू करते हैं। कौन कौन से मुख्य कानून हैं जहां इसका जिक्र है? ऐसा लगता है कई सारे हैं। हाँ, हैं तो कई अलग अलग स्थितियों के लिए। देखिए, मुख्य रूप से एक तो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसकी धारा 24 पति या पत्नी के लिए है और धारा 26 बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए। अच्छा। ये तब काम आता है जब पति या पत्नी जो भी अर्जी दे रहे हैं वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र न हो, मतलब अपना खर्चा न उठा पा रहे हो। ठीक है, ये तो हुआ हिंदू विवाह अधिनियम। और फिर आता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं। उसकी धारा 125 जो अब नए कानून बीएनएसएस 2023 में धारा 144 हो गई है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये सब पर लागू होती है। पत्नी, बच्चे, यहाँ तक कि आश्रित माता पिता भी इसके तहत भरण पोषण मांग सकते हैं। माता पिता भी? अच्छा। हाँ, अगर वो अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं तो ये काफी क्या कहते हैं व्यापक है। और अगर मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा हो तब? उसके लिए अलग से कानून है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसकी धारा 20 आर्थिक राहत की बात करती है, जिसमें अंतरिम भरण पोषण भी शामिल है। अच्छा। और इसकी एक और अहम बात यह है कि ये सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं है। अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में है और घरेलू हिंसा का शिकार हुई है तो वो भी इसके तहत मदद मांग सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब लिव इन वाली स्थिति भी कवर होती है। जी, इनके अलावा पारसी कानून, ईसाइयों के लिए इंडियन डिवोर्स एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी अपने अपने प्रावधान हैं। समझ गया। तो कानून तो कई हैं, पर जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो जज साहब कैसे तय करते हैं कि कितना पैसा देना है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, कोर्ट का नजरिया बैलेंस बनाने का होता है। वो मुख्य रूप से देखते हैं कि जो मांग रहा है उसकी जरूरतें क्या हैं, उनका पहले का जीवन स्तर कैसा था, फिर जिससे मांगा जा रहा है यानी प्रतिवादी, उसकी आय कितनी है, उसकी माली हालत कैसी है, कोई और देनदारियां तो नहीं है उस पर, और हाँ, बच्चों की जरूरतें, उनकी स्कूल की फीस, बाकी खर्चे, ये सब भी देखा जाता है। यानी एक तरह से पूरी तस्वीर देखी जाती है दोनों पक्षों की। बिल्कुल, कोशिश यही रहती है कि न्याय हो। अच्छा, अब आते हैं अदालती फैसलों पर। जी। इन्होंने भी तो इस प्रक्रिया को दिशा दी होगी। कुछ खास मामले? हाँ, बिल्कुल, कई अहम फैसले आए हैं। एक जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है राजनेश बनाम नेहा का मामला 2020 का। हाँ, ये नाम सुना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अपनी आय, संपत्ति, देनदारी, सबका पूरा ब्यौरा एक हलफनामे में देना होगा। अच्छा, एफिडेविट। हाँ, एफिडेविट। इससे क्या हुआ कि पारदर्शिता बढ़ी। लोग जो अपनी आय छिपाने की कोशिश करते थे उस पे कुछ हद तक रोक लगी। ये तो बहुत अच्छा कदम है। और इसी केस में कोर्ट ने यह भी साफ किया कि भरण पोषण का आदेश अर्जी देने की तारीख से लागू माना जाएगा, न कि जिस दिन कोर्ट ने आदेश दिया उस तारीख से। ओहो, ये तो बड़ी राहत की बात है पीड़ित पक्ष के लिए, वरना तो सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, इससे पहले बहुत देर हो जाती थी। एक और फैसला है स्मृति ममता जायसवाल का, 2000 का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। उसमें क्या था? उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी योग्य है, पढ़ा लिखा है, कमा सकता है, तो वो सिर्फ आराम करने के लिए भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता। मतलब अगर क्षमता है कमाने की तो कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये सिद्धांत कि आलस्य को बढ़ावा नहीं देना है। हालांकि ये बात हमेशा बहस का मुद्दा रहती है कि कमा सकने का सही मतलब क्या है। सही बात है, ये आकलन करना भी मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल तो होता है। फिर एक और केस सावित्री बनाम राजेश कुमार 2023 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि अंतरिम भरण पोषण तुरंत मिलना चाहिए। फौरन? हाँ, फौरन, देरी नहीं होनी चाहिए। और हाल ही में एस मेनाका बनाम केएस के नेपोलियन 2024 में मद्रास हाईकोर्ट ने ये साफ किया कि अंतरिम भरण पोषण के आदेश के खिलाफ सीधी अपील नहीं हो सकती। अपील नहीं?
तो फिर क्या? हाँ, अपील नहीं, लेकिन हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उसकी समीक्षा मतलब रिव्यू हो सकती है। अच्छा, इसका मकसद शायद प्रक्रिया को तेज करना होगा। लगता तो यही है, ताकि ये मामले सालों साल अपील में ना अटके रहें। और दिल्ली हाई कोर्ट का कुसुम शर्मा मामला भी अहम है, जिसने हलफनामे का फॉर्मेट और समय सीमा तय करके प्रक्रिया को और मानकीकृत किया। तो इन फैसलों से काफी स्पष्टता और एक तरह की व्यवस्था ही है। पर क्या जमीनी हकीकत में ये सब इतना आसान होता है? कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल है। सबसे बड़ी चुनौती होती है पति की सही आय का पता लगाना। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। खासकर अगर कोई अपना काम करता है, बिजनेस में है या असंगठित क्षेत्र में है, आय छिपाना आसान हो जाता है। दूसरी तरफ पत्नी की कमाने की क्षमता का अंदाजा लगाना भी कई बार बहुत पेचीदा हो जाता है। जैसा भूषण कुमार मेन मामले में कोर्ट ने भी माना, सामाजिक दबाव, बच्चों की जिम्मेदारी, कई पहलू होते हैं। हाँ, ये सब देखना पड़ता है। तो लक्ष्य यही रहता है कि जो भरण पोषण तय हो वो न तो देने वाले पर बहुत ज्यादा बोझ बन जाए और न ही लेने वाले को पूरी तरह निर्भर बना दे। एक संतुलन साधना होता है। सही है। तो संक्षेप में कहें तो भारत में अंतरिम भरण पोषण के लिए कई कानूनी रास्ते हैं और अदालतों ने भी समय समय पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। मकसद साफ है, कानूनी लड़ाई के बीच कोई आर्थिक तंगी से ना जूझे। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक सवाल भी खड़ा करती है। क्या? कि ये जो अंतरिम भरण पोषण है, जो है तो तात्कालिक राहत के लिए, क्या ये कभी-कभी, खासकर जब मामले लंबे खिंचते हैं, तो अनजाने में निर्भरता को तो नहीं बढ़ा देता? सोचने वाली बात है। हाँ, कि कैसे तत्काल मदद और व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाया जाए, ये हमेशा एक विचार करने वाला पहलू रहेगा। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। धन्यवाद।